दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और मैं उपस्थित हूं क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियो लेकर। दोस्तों शुरुआत में ही हमने अपने नए अधिवक्ता साथियों से ये वादा किया था कि क्रिमिनल ट्रायल का मोटा मोटा जितना प्रोसेस है, जो बहुत नेसेसरी चीजें हैं जो कि हर अधिवक्ता को जानना चाहिए, लेकिन अभी वो नए हैं, वो सारी प्रक्रिया को नहीं समझ रहे हैं, उनको डिटेल में बताएंगे। उसी क्रम में हमने पीछे 10 वीडियोज बना दी थी क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज में। हम लोग वहां तक पहुंच गए थे कि अगर जो प्रोसिक्यूशन है उसका विटनेस समाप्त हो जाता है तब आगे क्या होगा, यही हम लोग वीडियो में चर्चा करने वाले थे। दोस्तों वीडियो में डिले हो जाता है, बहुत सारे काम होते हैं और उसमें समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो मैंने वादा किया है वो कंप्लीट मैं करूंगा। 100% आपको मिलेगा पूरा क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज लास्ट तक। जितनी मेरे पास नॉलेज है उतना मोटा मोटा हम आप तक डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से निवेदन ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा नए अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाइए। अगर ज्यादा लोगों तक जाएगा तो ज्यादा लोगों का भला होगा। हमारे जो नए अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि जब वो शुरू शुरू में कोर्ट में आते हैं तो साल 2 साल 4 साल उनको इन सारी प्रक्रियाओं को सीखने में लग जाता है। और खासकर ये जो ट्रायल्स हैं, खासकर सेशन ट्रायल, इसमें उन्हें सीखने में ज्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें इसमें मौका भी नहीं दिया जाता है। जहां वो प्रैक्टिस करते हैं खुद तो उनको मुकदमा सेशन ट्रायल का मिलेगा नहीं, बड़े केसों का कि आप ट्रायल करो, क्योंकि वो नए अधिवक्ता हैं। उनको ये लगता है कि भाई नए अधिवक्ता ट्रायल कहाँ कर पाएंगे, और जब उनको खुद मिलता नहीं है तो दूसरे सीनियर के केस में वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाते हैं जैसे उन्हें सीखना चाहिए। काफी समय लग जाता है। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मैं सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। बहुत डीप में सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, बहुत गहराई में तो आप स्वयं पढ़ के जाइएगा। मैं जो प्रोसेस है कोर्ट का, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज, कोई किताब में घुसने वाला मैं नहीं हूं, ना कोई बहुत ज्यादा मेरिट की मैं बात करने वाला हूं। ये संभव नहीं है कि पूरा क्रिमिनल ट्रायल मैं आपको सिखा दूं, ये नहीं है। ये अनुभव से आएगा, धीरे धीरे आपके खुद के पढ़ने से आएगा। लेकिन जो मोटा मोटा प्रोसेस है जो आपको दौड़ के सीखना है साल 2 साल में, वो तो मैं बता ही सकता हूं। उसी क्रम में हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। आपका भी कुछ दायित्व है इसके सीरीज के पीछे। लोगों ने मुझे सलाह भी दी थी कि ये पेड सीरीज होनी चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ तो पैसे लेने ही चाहिए, वो लोग देने को भी तैयार थे। लेकिन मैंने कहा नहीं, एकदम फ्री रखेंगे। हम भी उसी संघर्ष से उठे हैं। हम नए अधिवक्ता साथियों की अपनी पीड़ा को जानते हैं। अभी हम भी नए ही हैं, कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, तो उनको फ्री में पहुंचाएंगे। तो आपका दायित्व यह है कि अगर फ्री में है सारी चीजें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें भिजवाइए, और ज्यादा लोगों नए अधिवक्ता जुड़ेंगे तो हमारा उद्देश्य और सफल होगा और मेरा मन और लगेगा। तो दोस्तों अब जहां से छोड़ा था 10वीं वीडियोज में, काफी दिन की बात हो गई है, अगर आप भूल गए हो तो 10 नंबर की वीडियो देख लीजिएगा। अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ था वहां? हमने बताया था कि अगर आप एक्यूज्ड की तरफ से एडवोकेट है तो जब प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने एविडेंस देगा, अपने गवाहों को पेश करेगा, उसकी आप क्रॉस एग्जामिन करेंगे। मैंने 319 के बारे में भी बताया था कि अगर कोई किसी व्यक्ति का नाम चार्जशीट एफआईआर में नहीं है तो उसे कैसे कोर्ट में तलब कराया जा सकता है। ये सारी चीजें पीछे चर्चा हुई थी। अब बात करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके सारे गवाह हो गए। उसने कहा कि भैया जितना मुझे एविडेंस देना था उतना मैं दे चुका हूं, अब मुझे एविडेंस नहीं देना है। कोर्ट में कह दिया कि हो गया, सारे गवाहों को मैंने करा दिया, सारे गवाहों को आपने क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोस्तों एक प्रोसेस है कोर्ट की जो पुराने कानून में थी 313, अब वो हो गई है नए कानून में बीएनएसएस में 351। क्या है ये सेक्शन? पावर टू एग्जामिन एक्यूज्ड फर्स्ट इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज्ड personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him. The court may at any stage without previously warning the accused put such question to him as the court considered necessary, shall after the witness of the prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case.
क्या होगा जब प्रोसिक्यूशन के सारे गवाहों को परीक्षित कर लिया जाएगा, सारे एग्जामिन हो जाएंगे, तब कोर्ट जो है वो 313 की एक प्रक्रिया करती है, उसमें एक्यूज्ड का बयान लेती है कि आपको क्या कहना है। वो क्वेश्चन पूछती है, कोर्ट क्वेश्चन पूछती है कि भाई आपके खिलाफ इतनी सारी गवाही हो गई, अब आपको भी तो मौका दिया जाना चाहिए, संवैधानिक अधिकार है आपका, आपको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो जो कोर्ट है वो एक्यूज्ड से क्वेश्चन पूछती है। अब जनरल प्रैक्टिस में अपनी यूपी में क्या चल रहा है मैं आपको बताऊं, उसमें चलता यह है कि 313 का एक लिखित वो तैयार किया जाता है क्वेश्चन। कोर्ट जो है वो एक लिखित क्वेश्चन तैयार करती है, उस क्वेश्चन में आपको भरना होता है कि इसी मुकदमे के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पुटअप करती है, आपको उसमें भरना होता है। उसी के साथ में एक चीज और आती है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसमें बता देंगे कि आप, जनरली क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, उस सब गवाहों ने आपको इस तरह से बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना है, मैं निर्दोष हूँ, गलत तरीके से बयान दे रहे हैं, हमारा इनका जमीनी विवाद था, मुझे फंसाने के चक्कर में ये कर रहे हैं। एक्यूज ऐसे अपने आंसर देते हैं, खासकर जो अधिवक्ता साथी हो आपको ही वो आंसर लिखना पड़ेगा 313 वाला। तो आप लोग ध्यान से उसको पढ़कर और अपने क्लाइंट से कंसल्ट करके उसको आप भर दीजिएगा कि ये हमारा आंसर है। किसी भी जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी ऑफेंस एक्सेप्ट नहीं करना है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं, चाहे जितना घुमा फिरा कर पूछा गया हो, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, पूरी तरह से डिनाइट करना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन उसी 313 का होगा कि क्या आप सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, वहीं से आपको खुद को मौका दिया जाएगा। क्या होगा, जैसे प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस गुजर गए, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ गवाह मेरे भी हैं, उन गवाहों को अगर परीक्षित कराया जाए तो मामला जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और ये जो प्रोसिक्यूशन झूठी गवाही देकर गया है इसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। तो यही ऑप्शन दिया जाता है। फिर आप उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा कि क्या आप सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, आप उसमें लिखेंगे हाँ मैं सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के जो ऑप्शन है, ये नहीं है कि सिर्फ सफाई साक्ष्य में आप गवाह ही प्रस्तुत कर सकते हैं। सफाई साक्ष्य में अगर कोई डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहते हैं तो गवाह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा काट ये होता है कि डॉक्यूमेंट और गवाह अगर दोनों आपके पास हो तो दोनों आप प्रस्तुत करिए न्यायालय के सामने, क्योंकि अभी तक उन्हीं का वर्जन सुना गया है ना, प्रोसिक्यूशन का वर्जन सुना गया है, आपका वर्जन सुना नहीं गया है। आप अपने गवाहों को भी लाइए, अपना वर्जन भी वहां रखिए, तब कोर्ट को स्पष्ट होगा कि केस है क्या। अब कानून की भी बात करते हैं, साथ में कानून को भी लेकर चलते हैं। कानून क्या कहता है कि जब 313 के बयान में आप कह देंगे कि हमें सफाई साक्ष्य भी प्रस्तुत करना है, तब जरूरत पड़ेगी सेक्शन 256 BNSS। ये क्या कहती है, इंटरिंग अपॉन द डिफेंस व्हेन द अक्यूज्ड इज नॉट एक्यूटेड अंडर सेक्शन 255 he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof। जो अक्यूज्ड है वो अपना सफाई साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी साक्ष्य न्यायालय में दे सकता है। इफ द अक्यूज्ड पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। अगर लिख के भी कुछ देता है रिटर्न में भी तो उसे भी फाइल की रिकॉर्ड में रखा जाएगा। ये जो है पुराने कानून में था, सेक्शन 233 CRPC। इसमें अब जब आपको डिफेंस का मौका मिलेगा तो डिफेंस में आप भी अपने गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, मैंने शुरू में ही बताया, तो उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं है तो गवाह प्रस्तुत करेंगे। जब आप गवाह प्रस्तुत करेंगे तो जिस तरह से प्रोसिक्यूशन के गवाह आते थे, उनके विटनेस आते थे, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ वो लिखाते थे, फिर उसके बाद आप उनकी क्रॉस एग्जामिन करते थे। ऐसे जब आपके गवाह आएंगे तो आप चीफ लिखवाएंगे, और उसके बाद में जो लोक अभियोजक होंगे, जो सरकारी वकील होंगे, वो उनसे जिरा करेंगे। आपका जो विटनेस होगा उससे जिरा करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। आपके गवाह सारे आते रहेंगे, सारे गवाह गुजर जाएंगे और वो जिरा कर लेंगे। अब क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन का विटनेस समाप्त हुआ और आपके डिफेंस विटनेस भी आपने दे दिया, दोनों पक्ष का मामला कोर्ट के समक्ष आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बारी आती है आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट में अब क्या होगा, किस सेक्शन की जरूरत होगी, इसे भी समझते हैं। BNSS में
सेक्शन 257 में आर्ग्यूमेंट का प्रोविजन दिया गया है। और पुराने कानून जो थी सीआरपीसी, उसमें था 234 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। इसमें सेक्शन क्या कहती है, इससे पहले देखते हैं। When the examination of the witness, if any, for the defense is complete, the prosecutor shall sum up his case and the accused or his advocate shall be entitled to reply, provided that where any point of law is raised by the accused or his advocate, the prosecution may, with the permission of the judge, make his submission with regard to such point of law। कैसे होगी बहस? बहस होगी, जो प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील मान लीजिए सरल भाषा में, या उसने प्राइवेट अपना अधिवक्ता रख रखा है, वो क्या करेगा, वो समअप करेगा, बहस की शुरुआत करेगा, वो बताएगा कि कैसे आप दोषी हैं। और जब वो शुरुआत करेगा, इसके बाद में जो आप अगर एक्यूज्ड के पक्ष से हैं, डिफेंस आप देख रहे हैं, तो उसके बाद जब वो समअप कर लेगा, पहले वही शुरू करेगा, जब वो समअप कर लेगा तब आपको मौका दिया जाएगा कि अब आप बताइए कि आप कैसे दोषी नहीं हैं। बहस का जो, जैसे अगर आप पूरी ट्रायल करेंगे तो उसमें जो कमी बेसी आपको दिखेगी, उसी के आधार पर बहस हो जाएगी, सारे बयानों को पढ़ा जाएगा, आराम से बहस को सुना जाता है। कई बार 2-2 दिन बहस चलती है ट्रायल के, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जितने पॉइंट्स आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में निकाले हैं, जो एफआईआर में गलती है, जो चार्जशीट में गलती है, जो विवेचना में गलती है, जो एविडेंस हुए हैं, जो उसमें कोई गलती है, कहीं से कुछ पॉइंट आपको जो मिला है, वो सब कोर्ट के सामने आराम से आपको रखना होगा और अपना डिफेंस बताना होगा कि इस तरह से हम दोषी नहीं हैं, हमें गलत तरीके से फंसा दिया गया है। इसके बाद दूसरा प्रोविजन भी है इसी में। दूसरा प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कोई आपके जो डिफेंस एडवोकेट हो, उनको अगर उन्होंने कोई कानूनी पॉइंट रेज किया है और उसका जवाब प्रोसिक्यूशन को देना चाहता है, तो उसे भी मौका दिया जाएगा, आपके बहस के बाद में उसे रिप्लाई करने का भी अवसर दिया जाएगा कि भाई साहब आप रिप्लाई भी कर लीजिए, इन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है, ये चीजें बताई हैं, इस पर आपको क्या कहना है। अगर दोबारा कुछ कहना है तो उन्हें मौका दिया जाता है कि आप दोबारा भी कह दीजिए इन सब चीजों को। ये हो जाएगी बहस। बहस के लिए अगर बताया जाए तो रिटन में, अगर बहस पर भी अगर आप चाहेंगे कि बहस कैसे करनी है, किन किन पॉइंट्स को रेज करना है बहस में, अगर इस पर आप डिटेल वीडियो चाहेंगे तो उसको भी एक पार्ट बना देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है कि बहस में क्या पॉइंट्स उठाना है, किस पॉइंट्स को नहीं उठाना है, किस तरह से बहस करनी है। एक बड़ा पॉइंट है, एक बड़ा ये मामला बन सकता है, एक बड़ी वीडियो जिस पर बन सकती है। जैसे मैंने कहा क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए सेपरेट वीडियो, ऐसे अगर आप लोग चाहेंगे तो इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी कि बहस कैसे करनी है आपको। अब अभी यहाँ जो प्रोसेस है ये मोटा मोटा हम लोग समझ रहे हैं, इसको लेकर आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप, आपके बहस को भी सुन लिया और उनके प्रोसिक्यूटर की बहस को भी सुन लिया जज ने। अब क्या होगा, अब होगा जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। अब जो जज साहब हैं वो क्या करेंगे, इन आपके सारे पॉइंट्स को देखकर वो ये डिसाइड करेंगे कि व्यक्ति दोषी है या व्यक्ति दोषी नहीं है। क्या कहता है सेक्शन, पढ़ लेते हैं एक बार। आफ्टर hearing arguments and points of law, if any, the judge shall give a judgment in the case as soon as possible within a period of 30 days from the date of completion of the argument, which may be extended to a period of 45 days for reasons to be recorded in writing। ये नए कानून में ये व्यवस्था ला दी गई है। 235 में ये था, 235 को अब 258 बनाया गया है BNSS में, और इसमें यही एक्स्ट्रा ऐड किया गया है कि बहस हो जाने के बाद में 30 दिन के अंदर आपको जजमेंट देना होगा। ये जल्दी ट्रायल खत्म करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है नए कानून में कि जल्दी हो जाए। कई बार रखे रहते थे, क्योंकि जजमेंट देना एक बड़ा काम है जज के लिए। ट्रायल के जजमेंट देना बड़ा काम है, वो जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसे आजीवन कारावास देना, ऐसे फांसी दे देना, उनके भी हाथ कांपते होंगे, काफी मेहनत वो भी करते होंगे, जितनी मेहनत एडवोकेट करता है मेरे हिसाब से जज भी करते होंगे। पूरी फाइल को पढ़ना, उसके हिसाब से ये निर्णय लेना कि व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ये एक बड़ा टास्क है। तो कई बार इसमें डिले होता था, महीने 2 महीने लग जाते थे। इसलिए कोर्ट ने क्या कहा कि 30 डेज, और अगर 30 डेज में नहीं कर पा रहे हैं
तो 45 डेज 45 दिन। लेकिन अगर 30 डेज में नहीं हुआ तो 45 दिन में क्यों हुआ है, इसका कारण आपको लिखना पड़ेगा अपने जजमेंट में, आपको कारण बताना पड़ेगा। लेकिन 45 के बाहर नहीं जा सकते, 45 दिन में आपको देना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका जजमेंट। अब जजमेंट के बाद की प्रक्रिया क्या है, इसे भी समझते हैं। इसमें भी 2-3 स्टेज आएगा। अगर आप एक्यूज्ड की तरफ से एडवोकेट है तो 2-3 चीजें होंगी जजमेंट के बाद भी। क्या होंगी, जैसे अगर आपका जो क्लाइंट है वो उसे अगर दोषी करार दिया गया तो क्या होगा, जेल जाना चाहिए उसको। अगर एक्विटल हुआ तो उसे वहीं से छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें भी बारीकी है, कुछ बारीकी है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ज्यादातर प्रैक्टिस में जो चल रहा है अपने यहाँ यूपी की कोर्ट्स की प्रैक्टिस को मैं बताता हूं कि अगर 3 साल तक सजा होती है तो क्या करते हैं, यही छोड़ देते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि 3 साल की सजा जिस व्यक्ति को हुई है वो जेल नहीं गया, सजा तो उसको हो गई लेकिन यहीं से जमानत हो गई और वो वापस घर चला आया। इसके बाद उसने जाकर हाई कोर्ट में अपील करी। तो ये होता है 3 साल तक की सजाओं में। 3 साल के ऊपर जिस भी एक्यूज्ड को सजा होती है उसे वहीं से चालान बना के उसे जेल भेज दिया जाता है कोर्ट से ही। जजमेंट होते समय व्यक्ति जो अक्यूज्ड है उसका उपस्थित होना जरूरी है, उसे कस्टडी में लिया जाता है तभी जजमेंट होता है। और कस्टडी में लेने के बाद अगर उसे दोषी सिद्ध किया जाता है तो उसे छोड़ दे वो जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन 3 साल वाले में पॉइंट है कि 3 साल की अगर किसी को सजा होती तो घर वापस आ जाता। कैसे आता है, अगर आप अधिवक्ता हैं तो कैसे अपने क्लाइंट को अगर 3 साल की सजा हुई है तो घर वापस भेज पाएंगे, इस पर बात करते हैं। दोस्तों एक है 437A CRPC। जब बहस की स्टेज आपकी आएगी, उस समय मैंने इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो समझ नहीं पाते आप, जब ये चीजें हैं सामने तब मैं आपको बता रहा हूं। बहस से पहले 437A का एक कंप्लायंस कराती है कोर्ट। इसमें क्या कहती है, कहती है कि आप इसमें जमानतदार ले आइए 2 और उनका जो बेल बांड है वो दाखिल कर दीजिए, बांड कोर्ट में दाखिल कर दीजिए। बांड जब आप दाखिल करेंगे तभी हम आगे आर्ग्यूमेंट को प्रोसीड करेंगे। वो बांड आपसे दाखिल करवाए रहती है 2 जमानतदार का। अब जब 3 साल की सजा होती है किसी भी व्यक्ति को, तब उस व्यक्ति जो अधिवक्ता है उस एक्यूज्ड का जिसके वो 3 साल सजा हुई है, उसका जो अधिवक्ता है वो क्या करता है, एक 389 सब क्लास 3 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन मूव करता है। नए कानून में क्या है ये आप देख लीजिएगा। सीआरपीसी की बेल के लिए एक एप्लीकेशन मूव करता है सेम कोर्ट में। अब उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आर्डर पढ़ाता हूं आपको। ये देखिए आर्डर है, एक न्यायालय पर सत्र न्यायाधीश टीसी नवीन मेरे केस का एक आर्डर है, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें क्या जमानत आदेश है और व्यक्ति को सजा भी हुई है 3 साल। क्या लिखा इसमें, प्रार्थी दोषसिद्ध सो की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 389 सब क्लास 3 दंड प्रक्रिया संहिता इस आशय से दिया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में दोष सिद्ध किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहता है। इन कथनों के आधार पर, मैं आपको अंडरलाइन करता हुआ चलूं, देख लें आप। इन कथनों के आधार पर उक्त प्राविधान के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक पास्को द्वारा अंतरिम जमानत का विरोध किया गया। जो सरकारी वकील थे उन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब इसमें जज साहब का आर्डर देखिए आप, वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं। सुना, पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। चूंकि प्रार्थी दोषसिद्ध को विशेष सत्य परीक्षण संख्या सो एंड सो, राज वर्सेस सो एंड सो, क्राइम नंबर सो एंड सो, धारा 354 506 आईपीसी व धारा 8 पॉक्सो एक्ट अधिनियम थाना सो एंड सो के मामले में दोष सिद्ध एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में उसे 1 माह 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतने हेतु दंडादेश पारित किया गया है। उसे सजा हुई है, लेकिन सजा के बाद क्या खेल हुआ है ये आप देखिए। अतः प्रस्तुत मामले में प्रार्थी दोषसिद्ध सो एंड सो पूर्व में जमानत पर था, हाँ ठीक है, एवं प्रार्थी दोषसिद्ध को धारा 354 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं मुबलिक 5,000 रुपए व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं मुबलिक 1,000 रुपए एवं धारा 8 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सब में 3 साल ही है, 3 साल से ऊपर का नहीं है। अब क्या कहती हैं नीचे ऑर्डर में क्या है वो देखिए आप। प्रार्थी दोष सिद्ध को सो एंड सो को धारा 389 सब क्लास 3 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत धारा 437A CRPC, जो मैंने कहा था कि बांड ले लेते हैं बहस से पहले, बिल बांड ले लेते हैं, उसी का जिक्र यहाँ है कि तहत 437A दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में दाखिल बंद पत्र व मुचलका 20,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर अपील मियाद अवधि या अपील दाखिल करने तक जो भी पूर्व हो जमानत पर रिहा किया जाता है। ठीक है, जब तक अपील आप फाइल करके वहां से हाई कोर्ट से बेल नहीं ले लेते हैं या उससे हायर कोर्ट से बेल नहीं ले लेते हैं, तब तक के लिए क्या होगा, आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ये प्रावधान होता है सजा होने के बाद में, अगर 3 साल तक की सजा हुई है तो। अगर 3 साल से ऊपर हुई है तो प्रैक्टिस में जेल भेजा जा रहा है, ज्यादातर प्रैक्टिस में वहीं से आपको आपके अक्यूज्ड को जेल भेज देते हैं। लेकिन अगर 3 साल तक हुई है तो यही बेल दे देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, जेल नहीं जाना है, हाई कोर्ट में अपील करिए और हाई कोर्ट इस जो एंट्रिम बेल दिया गया है, इस एंट्रिम बेल को पहली डेट पर ही वो परमानेंट कर देता है और कहता है कि अब आओ यहाँ हमारे यहाँ अपील पर सुनाओ। अब इसके बाद क्या होगा, अगर सजा हो गई है और इसके बाद क्या करना है आपको, ये तो जमानत की मैंने बात कर दी। तो अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, वहां से सजा हुई है, तो उसकी अपील आप सेशन कोर्ट में कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही। लेकिन अगर सेशन कोर्ट से अपील मतलब आपकी जो है कन्विक्शन हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में जाकर अपील फाइल करेंगे। अपील फाइल करने के साथ आप बेल एप्लीकेशन भी लगाएंगे। हाई कोर्ट की प्रक्रिया अब वहां से चलेगी, अपील पर आपकी सुनवाई होगी, हाई कोर्ट डिसाइड करेगी आपको बेल देना होगा, बेल दे देगी। अगर बेल नहीं देती है तो वहां अपील पर आपकी सुनवाई होगी। वहां क्या होगा, यहाँ से जो ये रिकॉर्ड है आपके, ये सारे रिकॉर्ड समन किए जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे पूरे रिकॉर्ड, हाई कोर्ट भी इस मामले को पूरे तरह से रिव्यू करेगा। अगर हाई कोर्ट को लगेगा कि जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है वो गड़बड़ है तो उसको खारिज भी कर देगा, और अगर उसे लगेगा कि नहीं ट्रायल कोर्ट ने सही किया है सजा करके, तो उसकी पुष्टि भी कर देगा। ये पूरा मामला होता है। हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो बाहर का पूरा रास्ता होता है। दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया होती है ट्रायल की, यहीं से ट्रायल आपका समाप्त होगा। मोटा मोटा जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल जब सीरीज हो तो हाई कोर्ट की सारी प्रक्रियाओं को आपको बताया जा सकता है। आप अगर सेशन ट्रायल में जाने वाले हैं, सेशन ट्रायल का मुकदमा आप करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें जो मोटा मोटा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रोसेस को फॉलो करिए, आप कर ले जाएंगे, और जब कूदेंगे कहीं किसी भी केस में तो आप पढ़ेंगे भी, आप रिसर्च भी करेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे भी, तो आपको और नॉलेज होगी। बशर्ते आप कुछ नहीं जानते हैं, ये आप नहीं कह सकते। अगर क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज आप पूरी देख लेंगे तो आपको क्रिमिनल जो सेशन ट्रायल है या मजिस्ट्रेट ट्रायल है, ट्रायल के बारे में ये कोई नहीं कह सकता कि आपको ABCD नहीं पता है। आपको बहुत कुछ पता हो चुका होगा। बस इसके बाद में आपको खुद रिसर्च करनी है। बहुत सारे ट्रायल्स पर बुक हैं, उनको पढ़िए, किताब पढ़िए, आप लोगों को और प्रक्रिया धीरे धीरे समझ में आएगी। अब दोस्तों इसके बाद में 2 चीजें रह जाती हैं, 2 वीडियोज इसमें रह जाती हैं। वो 2 वीडियोज हैं, एक आप क्रॉस एग्जामिनेशन पर वीडियो चाहते हैं, उसको बनाने का मैं प्रयास करूंगा। दूसरा एक बहस के लिए कि कैसे फाइनल आर्ग्यूमेंट किया जाता है ट्रायल में। ये दोनों वीडियो सेपरेट में बनाकर आपके लिए डालने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार आप लोगों से निवेदन ये है, पूरी प्लेलिस्ट जो है क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज, इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आप कॉपी करके अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में, जो भी नए अधिवक्ता साथी हैं उन तक पहुंचाइए। आप लोगों का ये सीरीज देखने के लिए बहुत आभार। आप ऐसे ही ज्ञान अर्जित करते रहिए और बहुत बड़े अधिवक्ता बनिए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।